नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। आज का जो ये लाइव स्पेशल सेशन आप देख रहे हैं, दिस इज रिगार्डिंग एसएससी का एग्जाम क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। द रिस्पेक्टेड स्पीकर्स बिफोर दिस सेशन, इस सेशन के पहले जो भी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स आए हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल में आपको एसएससी के बारे में, उसके नेचर्स के बारे में, द टाइप ऑफ डिफरेंट जॉब्स के बारे में, द पे सैलरी और उसके द बेनिफिट्स, जो आपके बेनिफिट्स हैं एसएससी के जॉब के दौरान, काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं। ओके, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की काफ़ी डिस्कशन करी है, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी कि कैसे उनकी तैयारी करना है, कैसे उनको पढ़ना है। आई होप ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड उसमें जो प्लानिंग है आपकी, उसमें काफी तरीके से ये हेल्पफुल होगा। ये जो पर्टिकुलर हमारा सेशन है, दिस इज रिगार्डिंग रीजनिंग। आपके एसएससी टियर 1 एग्जामिनेशन में जो 4 सब्जेक्ट आते हैं उनमें से एक रीजनिंग भी है। तो इस सेशन में हम लोग रीजनिंग के बारे में समझेंगे कि रीजनिंग, व्हाट रीजनिंग इज, रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है हमारे लिए। स्कूल कॉलेजेस में बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन में सभी जगह पूछा जा रहा है। रीजनिंग क्यों पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस सेशन, ये पूरा सेशन कवर करेगा इन पॉइंट्स को कि आपके टॉपिक्स क्या हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स की तैयारी कैसे करें, वो कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादा डिमांडिंग हैं, जिनसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे कम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइमिंग हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक्स में देना चाहिए। जब आप घर पर तैयारी कर रहे हो तो घर पर स्टडी रूम के अंदर की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। एग्जाम रूम में जब आप पेपर देने चाहोगे तो एग्जाम रूम की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस रीजनिंग के सेशन में। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। ओके, द फर्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, जिसमें 2 सवाल लिखे हुए हैं, व्हाट इज रीजनिंग एंड व्हाई इज रीजनिंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला सवाल कि रीजनिंग क्या है। ये इस क्वेश्चन को समझना और इस क्वेश्चन को जानना इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। काफी लोग जो रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब में से काफी लोग होंगे जो बिगिनर होंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको एक ये नया टर्म लगेगा एक सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि आप स्कूल या कॉलेजेस में ये टॉपिक कहीं नहीं पढ़ते। आपके स्कूल और कॉलेजेस के कैरिकुलम में ये सब्जेक्ट होता ही नहीं। हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो और मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एसएससी नहीं, और भी जो अदर वनडे एग्जामिनेशन है जहां पर रीजनिंग ना पूछा जाता हो। तो रीजनिंग की एक आजकल के जो कंपटीशन है उसमें काफी इंपॉर्टेंस बन गई है। तो सबसे पहले व्हाट इज रीजनिंग। अगर रीजनिंग वर्ड को अगर हम थोड़ा सा गौर कर कर देखें तो पहला स्टार्टिंग रीजनिंग बनता ही है रीजन से। व्हाई, द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज के पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है, वो रीजनिंग क्वेश्चन है। और रीजनिंग को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इसको एक सब्जेक्ट की तरह मत लें, एक टॉपिक की तरह मत लें। रीजनिंग एक ऐसी टॉपिक है जो आप डेली लाइफ में अपने कनेक्ट करते हो और कई बार आप रीजनिंग का अपने दिमाग से काम करवाते हो। तो व्हाट इज रीजनिंग? फर्स्ट, रीजनिंग इज द टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। आपकी दिमाग की जो मानसिक क्षमताएं हैं, जो दिमाग की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, जो विजुअल एबिलिटी है, विजुअल जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसका एनालिसिस टेस्ट होता है रीजनिंग। एग्जामिनर इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करता है, आपकी दिमाग की आप कह सकते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पावर है उसको एनालिसिस करता है रीजनिंग का टेस्ट लेके। रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, रीजनिंग एक कॉमन चीज है जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वोक अप फ्रॉम योर बेड टू टिल यू गो टू स्लीप टू योर बेड। जब तक आप सुबह जब आप उठते हैं तब तक शाम को जब तक आप अपने बेड पर दोबारा से सोने जाते हैं, उस बीच में इस दौरान कई बार रीजनिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से कहीं जा रहे हैं, रोड पर हैं, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, आपको दिख रहा है सामने से एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर
अगर कोई दूसरा पर्सन लेकर आ रहा है और आपने बस उसको देखा है, आपने सिर्फ उसको एनालिसिस किया है, आपने उसकी गति को देखा है, ऑब्जर्व किया है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये सामने वाला जो बंदा आ रहा है या जो भी पर्सन है वो बहुत स्पीड में आ रहा है, ये आपको एकदम बिल्कुल अब पैनिक करने वाला है, आपको परेशान करने वाला है, आपको डैमेज कर देगा, तो ये आप आपको देखकर ये ऑब्जर्व किया, आप क्या करोगे? या तो आप अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को, अपनी गाड़ी को आप साइड में लगा साइड में खड़े हो जाओगे, थोड़ा सा उसको जगह दोगे निकलने की, या आप स्लो डाउन हो जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ आप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे होगे। अच्छा, अब इसमें रीजनिंग कहाँ है? आप अपनी कार या बाइक जो भी चला रहे हैं उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, आपको दिख रहा है कि मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो सामने से पर्सन आ रहा है उसका स्पीडोमीटर तो हमें नहीं दिखता है ना, लेकिन फिर भी उसको हम देखकर ये एनालिसिस कर लेते हैं कि ये तेज चला रहा है या धीमे चला रहा है, और अपने आप को हम सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये कैसे पता चला बिना स्पीड को देखकर उसकी? तो दिस इज रीजनिंग। जो आपने उसको एनालिसिस किया, दिस इज कॉल्ड योर रीजनिंग एबिलिटी। ये दिमाग आपका रीजनिंग एबिलिटी से काम कर रहा है। आप में से काफी लोग कहेंगे सर ये रीजनिंग नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। तो जिसको आप कॉमन सेंस का नाम कह रहे हो, जिसको आप कॉमन सेंस बोल रहे हो, द सेम पार्ट इज योर रीजनिंग एबिलिटी। आपका दिमाग वहां पर रीजनिंग एबिलिटी अप्लाई कर रहा होता है। तो आप दिमाग में आएगा कि सर इस तरीके के कॉमन सेंस तो हम दिन में कई बार लगाते हैं, तो दैट सेम गोज फॉर द रीजनिंग। इस तरीके की रीजनिंग भी कई बार हम अपने ब्रेन से अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। जो आपका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग सोचता है ना, दैट इज योर रीजनिंग पार्ट। अच्छा, जब अब इस प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन उठकर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो वहां पर एक सवाल लिखा होता है। अब सवाल की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक सुंदरता होती है। द क्वेश्चन हैव इट्स योर ओन ब्यूटिफिकेशन। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिसके हम आंसर देते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका जो दिमाग है अगर क्रिटिकली सोच रहा है तो आप उन क्वेश्चन को जल्दी से वहां पर क्रैक कर लोगे। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड योर एसएससी इज आस्किंग द रीजनिंग एग्जामिनेशन इन योर टीयर वन प्लेटफॉर्म। अगर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो एक आपको चार्ट दिख रहा होगा जिसमें वेटेज बताया गया है। 4 पोर्शन आपके एग्जाम में आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी। सभी का बराबर बराबर वेटेज है, 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का। तो रीजनिंग की अगर हम पहले बात करें तो रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं, जिसको आपको, और इसके अलावा आपके मैथ्स भी इसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है और जनरल स्टडीज है। ये सभी भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स ईच, 25 एंड 25 क्वेश्चंस। और जो कंपोजिट टाइम हमें पूरे पेपर के लिए मिलता है वो 1 घंटे का कंपोजिट टाइम, 1 आवर है। अगर अब इसमें यहां से एक नया सवाल बनता है कि सर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने में वास्तविकता में हमें कितना समय लगना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। पहला कि कितना समय लगना चाहिए, और दूसरा वो क्वेश्चन अगर आपने पहले रीजनिंग सॉल्व कर रखी है तो, और अगर आप बिगनर है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रीजनिंग के कभी प्रीवियस ईयर पेपर या क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो आप एक खुद से सवाल पूछिए कि वास्तविकता में आपको कितना समय लगता है, कितना टाइम आप वाकई में रीजनिंग को सॉल्व करने में देते हैं। अगर आपके दिमाग से आंसर आता है 8 से 12 मिनट के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी काफी अच्छी मेहनत हो चुकी है। सो वी कैन से दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। अगर पूछा जाए रीजनिंग को करने में कितना समय लगना चाहिए तो ये 8 से 12 मिनट का वो समय है जो एक उस कैंडिडेट का ये समय होता है जिसने सिलेक्शन लेकर कहीं नौकरी कर अभी बैठा होगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम, इतना समय लगना चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है कि सर वास्तविकता में आपको कितना समय लगता है, तो आपके पास उसके आंसर्स होंगे। और कई बार कैंडिडेट बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग में जब हम रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हमें 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, या कई बार 20 से 25 मिनट ही लग रहे होते हैं। तो अगर ये 20-25 मिनट का टाइम अगर आपको लग रहा है तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, यहाँ पर थोड़ा काम करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, इस पर अगर डिस्कशन करेंगे तो 1 घंटे के पेपर में अगर 25 मिनट आप रीजनिंग में दे दोगे तो बाकी के सेक्शन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा नहीं। क्योंकि अगर एक और सवाल यहां पर अगर रेज हो कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस में वो कौन सा पोर्शन है जहां में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर लाओगे,
तो हालांकि इसके आंसर्स हर कैंडिडेट्स के अपने अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एक्सपर्टी। कोई मैथ्स में स्ट्रांग होगा, कोई इंग्लिश में स्ट्रांग होगा, आप में से कुछ जीएस में स्ट्रांग होंगे, आप में से कुछ रीजनिंग में स्ट्रांग होंगे, तो आंसर विल बी डिफर। लेकिन ऑन एंड कॉमन देखा जाए तो इंग्लिश क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में पूरी तरीके से जानकारी करना एक मेहनत का काम होता है। तो इंग्लिश में कई बार पूरे नंबर नहीं आते, कई बार जीएस में कैंडिडेट्स के पूरे नंबर नहीं आते, लेकिन कॉमनली लोग मैथ्स और रीजनिंग वो नाम दे देते हैं कि सर मैथ्स और रीजनिंग वो दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम 100% स्कोर करके ला सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा था कि 20-25 मिनट का टाइम अगर आप रीजनिंग सेक्शन को देते हो तो फिर बाकी के समय आपके पास 45 मिनट बचते हैं, और इन 45 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। और यहां पर थोड़ा सा मामला हमारे लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इन 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं जो अपना एक टाइम लेंगे, बिकॉज मैथ्स रिक्वायर कैलकुलेशन, वहां तो कैलकुलेशन होगी। अच्छा, इंग्लिश जिसकी स्ट्रांग है वो थोड़ा सा जल्दी कर लेगा, लेकिन इंग्लिश में जिसका थोड़ा सा उतना लेवल अभी स्ट्रांग नहीं है, मेहनत कर रहे हैं अभी भी, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स बोलते हैं सर कई बार क्वेश्चन को दो बार पढ़ना पड़ जाता है उसकी मीनिंग समझने के लिए, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। जीएस एक कम टाइम टेकिंग हो सकता है, वहां पर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना होता है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन 45 मिनट में 75 क्वेश्चन जिसमें 25 सवाल मैथ्स के हैं, तो पेपर तो आपका कहीं ना कहीं छूटने वाला है। अब हम इससे निजात कैसे पाए, कहां पर हम छुटकारा पाए, कहां हम गलती कर रहे हैं? हम गलती कर रहे हैं इस सेक्शन में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में ज्यादा नंबर दिलाएगा। इट बिकम्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। अब रीजनिंग कैसे बेटर बन जाएगा या स्कोरिंग हो जाएगा, या कैसे बोनस, जिसको कई बार कैंडिडेट्स बोलते हैं सर ये तो बोनस सब्जेक्ट है। क्यों बोलते हैं? कम समय में ज्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक रीजनिंग बन जाएगा अगर आपकी कम मेहनत है। देखिए कैसे आपने 8 से 12 मिनट का इन्वेस्टमेंट किया और आप करीब करीब 23 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो 12 मिनट में आप 23 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज 44 से 46 नंबर लेकर आ रहे हैं एक अच्छी सी प्रैक्टिस के साथ। जो शायद आपको इंग्लिश या जीएस या मैथ्स से अगर लाना हो उतने नंबर, तो थोड़ा सा टाइम भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग कि ये स्कोरिंग साथ लेस टाइम गेनर, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। आपका टाइम भी कम कंज्यूम होने वाला है और नंबर भी आपको यहाँ ज्यादा मिलने वाले। तो थोड़ा सा हम लोग इसको फोकस करेंगे, और अगर कम समय में आप ज्यादा नंबर ले आ रहे हो तो डबल बेनिफिट है। जो बचा हुआ समय है आप बाकी के सब्जेक्ट में लगाओगे और आपकी मेरिट भी अच्छी बनेगी, तो आगे का जो लेवल 2 है और जो फर्दर प्रोसेस है उसमें एक आप हेल्दी फाइट कर पा रहे होगे। तो दिस वर द बेसिक थिंग कि रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और चीज जिस पर बेसिकली हमको फोकस करना है वो है क्या इसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है, हम लोग आज के सेशन में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो आपको दिख रहा होगा रीजनिंग के 2 टाइप होते हैं, वन इज वर्बल रीजनिंग एंड वन इज नॉन वर्बल रीजनिंग। अभी वर्बल रीजनिंग क्या है? वर्बल रीजनिंग का वो में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विच यू कैन आंसर द क्वेश्चन बाय सीइंग इट। वर्बल रीजनिंग में अब जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, उनको पढ़कर आप आंसर देते हो। नॉन वर्बल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज बेस्ड होते हैं, उनमें आकृतियां बनी होती हैं, आप उनके आंसर आकृति को देखकर दे रहे हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगर वर्बल रीजनिंग की टॉपिक्स की बात करें तो अल्फाबेट सीरीज, एनालॉगी, बिल्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग। मैं एक चीज और आपको एक चीज अगर हम लोग इस पर डिस्कस करें कि रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जहां पर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। कुछ ऐसे चैप्टर है जहां पर आपको जीएस का टेस्ट भी रीजनिंग में होगा। जैसे एनालॉगी एक चैप्टर है जहां पर जनरली जीएस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पैनिक होने की बात नहीं है कि अब दिमाग में आएगा सर लो मैथ्स का टेस्ट होने लगा रीजनिंग में फिर से। आपसे कोर मैथ रीजनिंग में नहीं पूछने वाला। रीजनिंग इज नॉट अबाउट कोर मैथ्स, रीजनिंग इज नॉट अबाउट कोर साइंस, रीजनिंग इज जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आपसे रीजनिंग सेक्शन में जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैथ की कैलकुलेशन हो सकता आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, तो वहां पर साइन कॉस थीटा या एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, बेसिक प्लस माइनस एंड स्क्वायर क्यूब्स। और जो जीएस की मैं बात कर रहा हूं कि एनालॉगी में कभी जीएस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बहुत टफ या बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ठीक ठाक सी बेसिक सी नॉलेज है जीएस की तो आप उन जीएस बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ओके, इसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं।
आपके सिलेबस में, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन अगर मैं यहां पर देखूं तो हो सकता है कि चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ोगे तो वो एक नया चैप्टर हो, लेकिन ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन बनते हैं बेस्ड ऑन योर फैमिली रिलेशन, जो आपके परिवार में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उन पर आधारित प्रश्न बनते हैं। योर इसमें रिलेशन डिपेंड्स, और इसमें कुछ जो ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन आते हैं आर बेस्ड ऑन फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन में जो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, ही इज द सन ऑफ माई ओनली ग्रैंडफादर, तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ही इज द सन ऑफ माई ओनली ग्रैंडफादर, वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब इस क्वेश्चन पर अगर गौर करोगे, जिसका आंसर योर फादर हो जाएगा, आपका पिता, तो इसका में कुछ नया, हमने कोई फॉर्मूला नहीं इनोवेट किया, इसमें कुछ हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ा। ये एक वो बेसिक सी चीज थी जो हम अपने घरों में इनको देखते आ रहे हैं। तो फिर से वापस से वही बात आ जाती है कि रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। जो आप डेली लाइफ में अपने आसपास जो चीजें देख रहे हो, बस उसी का वही सारी चीजें अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके एग्जामिनेशन में रूम में आपसे पूछी जा रही हैं। बेसिक सा सवाल है, ठीक। अगर मैं आगे बात करूं तो अगले चार्ट में एक आपको प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस दिख रही होगी। तो इससे पहले, क्योंकि रीजनिंग में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रीजनिंग इज बेस्ड ऑन वाई, हर चीज के पीछे एक दिमाग आता है वाई, ऐसा क्यों। तो जो आपके टेबल पर, आपकी जो स्क्रीन पर जो आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, कुछ चैप्टर ज्यादा नंबर की पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनालॉगी से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016, 17 और 2019 में। ऑड वन आउट से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे 16, 17 और 2019 में। जबकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे क्यूब, अगर 17वें नंबर पर जो लिखा है, 2016 में कोई क्वेश्चन क्यूब से नहीं पूछा गया, लेकिन 17 और 2018-19 के पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी 25 क्वेश्चंस में, कुछ चैप्टर एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो एक हमारे दिमाग में एक हेल्पफुल होगा हमें आगे की तैयारी करने के लिए। अच्छा, ये जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 2020 में भी 3 ही सवाल पूछे जाएंगे, वो वी कैन नेवर प्रिडिक्ट, हम उसको तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब आने वाले एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बस एक हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है, जिससे हमें तैयारी करने में हमें एक आसानी होती है। हमें एक विजन रहता है हमारे दिमाग में कि किस चैप्टर पर हमें ज्यादा फोकस करना है, और क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सारे ही चैप्टर है। मैं आपको ये बता दूं कि कई बार कैंडिडेट सोचते हैं अच्छा इससे कम क्वेश्चन आने हैं तो इसको कम पढ़ना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर है, लेकिन जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक्स है, ये जो डेटा है, इसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो तैयारी करने में एक हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, जो रीजनिंग की तैयारी या रीजनिंग में जो भी आप ये चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ोगे, तो अगली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा प्रिपेयर फॉर वन एंड कम्पीट फॉर मैनी। आप तैयारी जरूर यहाँ पर एसएससी के रीजनिंग के एग्जाम की कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आप एक तरीका का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करने वाले हो, क्योंकि रीजनिंग का जो ये सिलेबस है, जो आप एसएससी सीजीएल में पढ़ रहे हो या एसएससी सीएचएसएल में पढ़ रहे हो या एमटीएस में पढ़ रहे हो, तो ये जो रीजनिंग का सिलेबस है आपके एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं सभी में मोर और एवर नंबर ऑफ चैप्टर सेम है, सेम ही चैप्टर है। आप एसएससी सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो या एमटीएस की बात करो, यही चैप्टर्स हैं जो आपके सभी लेवल एग्जाम के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। हाँ, डिफरेंस कहां है, क्योंकि एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पर क्वेश्चन ऑफ जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, लेकिन जो सीएचएसएल है उसके कंपैरिजन में, एमटीएस या जीडी की कंपैरिजन में, नॉट एसएससी, एसएससी जो रीजनिंग की तैयारी या रीजनिंग के जो सिलेबस में जो चैप्टर आपके एसएससी के सिलेबस में है, ये जब आप रेलवे या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सेम चैप्टर्स वहां पर भी हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे होगे तो ध्यान रखिएगा, तैयारी आप इस दिमाग से करिएगा कि सिर्फ रीजनिंग की जो तैयारी आप एसएससी में करोगे, उससे सिर्फ रीजनिंग एसएससी की रीजनिंग नहीं क्रैक करोगे आप जो अदर वनडे एग्जाम है, लाइक रेलवे, लेखपाल पुलिस के एग्जाम होते हैं, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, उनको भी आप क्रैक कर सकते हो। हाँ, एक पॉइंट यहां पर मैं जरूर एक ऐड करूंगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसकी रीजनिंग को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उससे बैंकिंग का आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना और देखना पड़ेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू रीजनिंग
एसएससी बैंकिंग में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग आता है, या वहां मैं कहूं कि पजल्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो एसएससी में आते हैं बैंकिंग में आते ही नहीं है। तो एसएससी की तैयारी करते समय आप ये सारे एग्जाम तो क्रैक कर ही रहे होंगे, उसके अलावा जो आपके अदर एग्जामिनेशन है अपार्ट फ्रॉम बैंक, रेलवे एंड लेखपाल, वो भी आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर उस पर मैं आऊं, अबाउट द स्टडी प्लान, कि सर प्लान क्या है, हमने टॉपिक्स देख लिए, हमने स्ट्रैटेजीज देख ली, लेकिन अब पढ़ना कैसे है। तो जो सबसे पहला प्लान है, जो सबसे पहला पॉइंट है, बिल्ड अ प्रॉपर स्टडी प्लान। आपको सबसे पहले एक प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रॉपर स्टडी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर द रीजनिंग बट ऑल्सो फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स टू। ये तो आप स्कूल और कॉलेजेस में कर रहे होगे, एक आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको किस तरीके से कितने घंटे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे देने हैं। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान या स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर थोड़ी सी आपको तैयारी करने में दिक्कतें आ सकती हैं। द सेकेंड पॉइंट इज प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस फॉर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, विच इज ऑल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको, क्योंकि जब आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए और हमें करना भी चाहिए कि रीजनिंग के सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक हैं, ठीक, आप उन सभी पर फोकस करें और सभी चैप्टर आपको आने चाहिए। और सबसे अच्छी और मजेदार बात यह है कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है या कोई भी ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं आते जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। आपको या तो क्वेश्चन इजी फॉर्मेट के मिलेंगे या इजी से थोड़ा सा ऊपर मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो पहला फिनोमिना हम यही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारी तैयारी हो कि हमें सभी टॉपिक एटलीस्ट आते हों। उस समय हम लोग इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि किस क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, वो एक बात का पॉइंट है, लेकिन एटलीस्ट हमें सारे जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन क्रैक करने आते हों, और वो जो आराम से कर भी सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी इजी चैप्टर्स टू डू। पे स्पेशल अटेंशन टू दोस टॉपिक्स विच सीम्स टू हैव greater weightage marks when compared to others। हाँ, फिर जब हमें सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, सारे चैप्टर की नॉलेज हो गई, सब चैप्टर की हम क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, तो फिर अब हमारा अगला पॉइंट आएगा कि हम उन चैप्टर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट सीरीज, जो ब्लड रिलेशन हो गए, जिन पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एक चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर हम थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फिर है कमांड, नेक्स्ट पॉइंट इज कमांड ओवर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट देन स्पीड। पहले आप कॉन्सेप्ट पर कमांड करें फर्स्ट देन स्पीड। ये एक ऐसी पॉइंट है जो बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में एक होता है कि कंपटीशन की जब तैयारी हो तो एग्जाम में स्पीड बहुत जरूरी होती है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट और स्पीड में अगर हम बात करें तो कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि स्पीड में करने के वजह से या स्पीड के करने के चक्कर में कई बार क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं, एक्यूरेसी खराब कर देते हैं। तो आपको इसको इस तरीके से समझिएगा कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, पहले आप उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। स्पीड पर काम हम बात पर करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता यहां पर कि स्पीड जरूरी नहीं होती, स्पीड इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, लेकिन अगर बात करें तो पहले हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर हम स्पीड को जनरेट करेंगे। इसको इस एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लेते हैं दो कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट ए और एक कैंडिडेट बी। कैंडिडेट बी के पास स्पीड है, कैंडिडेट ए के पास नॉलेज है, और एक कोई रैंडम पॉइंट मान लेते हैं रेलवे स्टेशन। कैंडिडेट, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी, इसके पास नॉलेज है ए के पास और बी के पास स्पीड है, और दोनों से बोला जाता है कि रेलवे स्टेशन चले जाओ। बी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन इसको स्टेशन का रास्ता नहीं पता। और एक कैंडिडेट है ए, जिसको इसकी स्पीड बी के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन इसको रास्ता पता है। तो कौन जीतने वाला है? जाहिर सी बात है, जिसको रास्ता पता है वही जीतेगा। ठीक, तो इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ए ही जीत जाएगा। तो यहां से क्या निकल कर आया कंक्लूजन हमारे लिए कि पहले आप नॉलेज पर काम करोगे, फिर स्पीड पर काम करोगे। अच्छा,
अब यहां पर सिर्फ नॉलेज से काम चलेगा ऐसा भी नहीं है। जैसे कि कैंडिडेट बी की हम बात कर रहे हैं, इसके पास स्पीड तो थी, मान लेते हैं कि इसके पास अब नॉलेज भी आ गई, तो अब कौन जीतेगा? तो अब तो जाहिर सी बात है कि बी ही जीतने वाला है। तो दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो पहली बार में आपकी चॉइस स्पीड बनाने की नहीं होनी चाहिए। पहले आप कॉन्सेप्ट्स बनाइएगा, उसके बाद आप स्पीड बनाइएगा। ठीक है, कई बार कैंडिडेट्स ऐसी गलती कर देते हैं जिसको एग्जामिनेशन रूम में जाकर उनको सफर करना पड़ता है। एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका घर का कमरा है, जो आपका स्टडी रूम है और जो आपका एग्जामिनेशन रूम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप स्टडी रूम में हाँ एक लेवल की आपकी अगर तैयारी अच्छी हो गई, कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, फिर तो आप स्पीड पर काम करो। लेकिन स्टार्टिंग से डे वन से अगर आप स्पीड पर काम करोगे तो आपको फिर कुछ दिक्कतें जरूर आने वाली हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योर वीक एरियाज। आप उन एरियाज पर थोड़ा सा फोकस करें जो आपके चैप्टर्स कमजोर हैं। अब सर पॉइंट आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारा कमजोर है, कौन सा सेक्शन हमारा कमजोर है? तो उसके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज अ की टू सक्सेस। जब आप घर पर तैयारी कर रहे हो अपने स्टडी रूम पे, तो सबसे ज्यादा फोकस करिएगा प्रीवियस ईयर पेपर पे। अगर मेरे से कोई पूछे सर व्हाट इज द की टू सक्सेस, कोई एक ऐसी चीज बताओ जो एकदम बिल्कुल नौकरी एकदम पक्की ही हो जाए हमारी, तो मैं not for only for SSC, apart from SSC, for other competitive exam, it can be railway, it can be लेखपाल, it can be banking examination, कोई भी एग्जामिनेशन हो SSC के अलावा भी, जो एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको सिलेक्शन आपको दिला सकता है, वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्यों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इतना इंपॉर्टेंस? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो रीजनिंग सेक्शन में या जो भी आपके सेक्शंस हैं, तो उससे आपको एग्जाम का एक नेचर का आइडिया मिलता है। आपको पता चलता है कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है और इस एग्जामिनेशन में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको मदद मिलती है अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। एक ये फायदा हो गया। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो घर पर अपने चैप्टर वाइज, मान लीजिए मैं अपने घर में आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करने वाला हूं, मैं डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रहा हूं, तो मैं अपनी एक किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें 50 क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस के। तो पहला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया डायरेक्शन डिस्टेंस का, दूसरा भी, तीसरा भी, 1 से लेके 50 तक मैंने 50 सवाल तो लगाए, लेकिन सभी डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर के लगाए। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको पहली चीज तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही होते हैं, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिलेंगे और रैंडम चैप्टर से मिलेंगे। तो जो आपका दिमाग है उसकी ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से लगेगा कि ये तो हम बस हमारा रूम बदला है, बाकी ये वही पेपर है या उसी तरीके का पेपर है जो रोज मैं अपने घर पर देता हूं। और कितने प्रीवियस ईयर पेपर रोज सॉल्व करना चाहिए? तो उसका अगर आप एक दिन में 2 करते हैं, दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप 2 कर लेते हैं फिर तो कोई एकदम मजा ही आ जाने वाला है। लेकिन अगर एक भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। माय सजेशन इज एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर पेपर तो आप रोज लगाइए। बिल्कुल दिमाग में टारगेट हिट कर लीजिए कि आपको आज तब सोएंगे जाकर एकदम बेड पर अपने जब एक प्रीवियस ईयर पेपर आपका सॉल्व हो गया हो। उससे एक जैसे मैंने आपको फायदा बनाया कि रैंडम टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं जिसकी आपकी दिमाग की एक अच्छी ट्रेनिंग होती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी, पेपर को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ऐसा मत करिएगा कि आप मान लेते हैं कि एक प्रीवियस ईयर के आपने 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाए और बस अब आप भूल गए। तो आपका तरीका कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद आप एक 10-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप वापस आइए और नया प्रीवियस ईयर पेपर मत लगाइए। मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेट ए लगाया, दोबारा से आप इसको एनालाइज करिए। आप उसमें देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो क्वेश्चन गलत हुए, अब यहां पर बारी आती है सेल्फ एनालिसिस की। जो क्वेश्चन गलत हुए आपके, वो किस टॉपिक के गलत हुए। जब आप रोज एक प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप एनालिसिस कर लेंगे, खुद में ये कर लेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया या नंबर सीरीज हो गया या स्लॉगिज्म हो गया, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपके अधिकतर ही गलत हो जाते हैं। तो आपने वहां से अब एक डेटा एनालिसिस कर लिया, डेटा उठा लिया कि मेरा ये चैप्टर ऐसा है, स्लॉगिज्म हो गया या लॉजिकल रीजनिंग या क्यूब का चैप्टर हो गया, डाइस का हो गया, जिसके क्वेश्चन मेरे अक्सर गलत होते हैं। तो अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है? तो
अब वो चैप्टर्स वो बन जाते हैं आपके वीकर एरियाज। तो जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फोकस ऑन योर वीकर एरियाज, तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद जब आप उसकी एनालिसिस करोगे, वहां से आपको अपने वीकर एरियाज का पता चलेगा और वहां पर आप अपने वीकर एरियाज पर काम कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का। कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाते जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो तो है कि जो कोई कुछ नहीं कर रहा है उससे एक वो बच्चा जो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा है वो उससे बेहतर है। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद आप उसको एनालिसिस भी करें कि कहां पर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कहां पर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर कोई एक ऐसा टॉप है कि जिसमें आपको तय समय से ज्यादा समय लग रहा है, तो फिर उस पर भी थोड़ा सा और काम किया जा सकता है, वो भी आपका एक वीकर सेक्शन बन जाता है। फिर सबसे आखिरी में जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, ट्राई टू मेंटेन स्पीड। जब हम पूरे कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, हम अपने वीकर एरियाज पर काम कर लिया है, अब हम काम कर सकते हैं अपनी स्पीड पर। और रेदर आई वुड से कि जब आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप अपनी वीकर एरियाज पे काम कर लोगे, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आने लगती है। जब आप रोज एक या दो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तो यू विल गेट एन स्पीड, आपकी एक अच्छी सी स्पीड ऑलरेडी एक बन जाएगी। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का भी एक कई बार लोग क्या करते हैं, रैंडम बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर पेपर आपने मार्केट से खरीदी, तो एक किताब आपने खत्म कर ली, उसके बाद आप मार्केट जाकर दूसरी किताब खरीदेंगे, दूसरी के बाद तीसरी खरीदेंगे। आप ऐसा मत करिए, आप एक किताब को खरीदिए, आप उसको सॉल्व करिए, आपकी वो बुक फिनिश हो गई, आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए। आप चाहें तो दूसरी किताब खरीद लीजिए, उसके भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद तीसरी किताब मत खरीदीजिए, जो पहली किताब आपने सॉल्व करी थी उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, दोबारा सॉल्व करिए। जब वो खत्म हो जाए तो जो दूसरी बुक आपने ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, उस वो एक बार फिर से सॉल्व करिए। आप उसमें देखोगे कि जब पहली बार आपने सॉल्व किया था तो आपने कुछ फैक्ट्स छोड़ दिए थे, या इस बार जब आप दोबारा सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो आपको कुछ नए फैक्ट्स मिले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं। जहां पर आप क्वेश्चन को पहले 60 से 70 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो, अब आपको कुछ खुद से आपने कुछ ऐसी ट्रिक्स बना ली कि आप उसको 30 सेकंड में ही सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये तरीके हो सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के। अब इसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो दूसरा प्लान है, जो दूसरा पॉइंट है, वो है कि टिप्स टू क्रैक रीजनिंग इन एसएससी एग्जामिनेशन व्हाइल यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन रूम। जब एग्जाम रूम के अंदर बैठ गए, हमने काफी बातें कर ली, काफी डिस्कशन कर लिया कि घर पर कैसे तैयारी करें। अब एग्जामिनेशन रूम के अंदर की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? तो द फर्स्ट पॉइंट इज यू कैन आइदर स्कोर बेटर और वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टिल स्कोर लेस। रीजनिंग में जनरली कैंडिडेट दो ही चीजें करते हैं, या तो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और कम नंबर ले आते हैं, या कई कैंडिडेट्स कम नंबर लाकर, कम समय देकर भी ज्यादा टाइम लेकर आते हैं। जो मैंने आपसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में सेशन में डिस्कस किया था कि आप 25 मिनट देकर 23 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन, बाकी के सेक्शन के लिए आपके पास टाइम कम हो जाएगा, तो आगे फिर आपको पूरे पेपर में एक डिमोटिवेशन रहेगा। लेकिन 8 से 12 मिनट का वो टाइम आप लॉक कर सकते हैं, जहां पर आप 23 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो 23 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 22 से 23 क्वेश्चन 44 से 46 नंबर हो जाते हैं। तो एक काफी बड़ा स्कोर बन जाता है। 44 से 46 नंबर आपके एक सेक्शन से अगर आप ले आते हो, तो बाकी के सेक्शन के लिए या फिर जो आपके टीयर 2 क्रॉस करने में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। द फर्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन 2 राउंड्स। जब भी आप रीजनिंग का पेपर दे रहे हो, तो उसको आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। और ये आप प्रीवियस ईयर पेपर दोगे तो आप ये एनालिसिस कर लोगे या ये स्किल्स डेवलप कर लोगे कि ये कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सेक्शन में ऐसे होंगे जो आप 50 से 60 सेकंड में ही सॉल्व कर पा रहे होगे, तो उनको पहले कर लो। या मैं इसको इस तरीके से कहूं कि आप 2 राउंड में ऐसे करो, जो पहले ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से इजी हैं उनको आप पहले कर लें। और उसके बाद एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ट्रैप बोलते हैं। व्हाट इज दिस ट्रैप? कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट लग रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना है, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चनों को से बचना है। पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कर पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको थोड़े ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहे हैं, उन पर आप बाद में भी काम कर सकते हैं।
एक और यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट बन सकता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लग रहे हैं या 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, तो अब ये आपकी जो एबिलिटी है यहां पर काम आएगी कि क्वेश्चन टू एबिलिटी टू पिक द क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, या आपको एक वो स्किल्स डेवलप करनी होगी कि आप ये समझ पाए कि कौन से क्वेश्चन को आपको करना है और कौन से क्वेश्चन को फर्दर स्किप करना है और बाद में उसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं क्वेश्चन में आप 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट दोगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके बाकी सेक्शन पर लोड बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा और दिक्कतें आएंगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी। एक कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ है जो बहुत टफ क्वेश्चन है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 कैंडिडेट में सिर्फ एक ही बच्चा कर सकता है और कोई कर ही नहीं पा रहा है, इतना टफ क्वेश्चन है। तो उसको सॉल्व करने में लगते हैं 3 से 4 मिनट। कैंडिडेट ए उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ देता है, वो करता ही नहीं है, ठीक। लेकिन कैंडिडेट बी 3 से 4 मिनट लगा रहा है एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो काफी टफ क्वेश्चन है, 100 या 200 लोग में सिर्फ एक कैंडिडेट सॉल्व कर पा रहा है, और फाइनली उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया। वो अपने लिए खुश हो सकता है, ही कैन बी हैप्पी फॉर हिमसेल्फ कि उसने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो 100-200 में एक ही लड़का कर पाया। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखोगे कि 4 मिनट बाद बी बच्चे ने इसने वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लिया है जो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन नंबर तो इसे एक ही मिलने वाला है। कैंडिडेट ए जिसने वो क्वेश्चन को छोड़ दिया, 4 मिनट बाद वो 5वें या 6वें क्वेश्चन पर बैठा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा होशियार कौन हुआ, वो बच्चा जिसने सबसे टफ क्वेश्चन सॉल्व किया या वो कैंडिडेट जिसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? ऐसा तो है नहीं कि टफ क्वेश्चन के लिए 1.5 नंबर में, टफ क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हो या बोनस मार्क्स मिलते हो। एवरी क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन है सिंगल वेटेज, उनका एक समान ही वेटेज है एग्जामिनेशन रूम के अंदर। तो यहां पर आपकी थोड़ी सी स्किल्स काम करेंगी कि आप यू शुड नो टू हाउ टू चूज द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन को चूज करना आना चाहिए। और एग्जामिनेशन में बेसिकली रीजनिंग में काफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने एक ट्रैप की तरह काम करेंगे, जो एग्जामिनर डालता ही उनमें को इसलिए कि आप उसमें अपना समय थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इफ यू आर स्टक ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू फेल टू रीच द सॉल्यूशन, ट्राई इलिमिनेटिंग ऑप्शंस एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू गेट द करेक्ट आंसर। ये भी एग्जामिनेशन में एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है जो कई बार कैंडिडेट्स इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। आंसर्स देते हैं ऑप्शन के थ्रू। अगर क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा फंस रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। हालांकि ये चीज धीमे धीमे बिल्डअप होगी, आपकी प्रैक्टिस से ये स्किल आप बिल्ड कर आएंगे। तो कोशिश करिएगा कि तो ऑप्शन के थ्रू आप आंसर दीजिए, तो उससे एक समय भी आपका बचेगा और सही होने के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड एनी गैस वर्क। ये तो पॉइंट ऐसा है जो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नेगेटिव मार्किंग इन आवर एग्जामिनेशन। हमारे एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे नहीं है कि आप रैंडम, जिसको आप बोलते हैं कॉमन भाषा में तुक्का, मतलब आप ऐसे रैंडम आंसर्स नहीं लगा सकते। आपको गैस वर्क नहीं करना है। अगर आप श्योर हैं किसी क्वेश्चन को लेकर तभी आप उसको लॉक करिए, आप अननेसेसरी उसको मत करते जाइए, नहीं तो पता चलेगा कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो वो आपको दे तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन जो आपका सही क्वेश्चन था उससे भी कुछ 0.25 मार्क्स ले गया। तो गैस वर्क इज व्हाट विच इज टू बी अवॉइडेड। गैस वर्क को अवॉइड करना है एग्जामिनेशन रूम के अंदर। और एक और फाइनल पॉइंट, द मोर यू स्वेट इन योर एग्जाम स्टडी रूम द लेस यू स्वेट द लेस यू ब्लीड इन योर एग्जामिनेशन। एक छोटा सा एक मुहावरा है जिसको कह सकते हैं, द मोर यू स्वेट इन योर स्टडी रूम द लेस यू ब्लीड इन योर एग्जामिनेशन रूम। जितना ज्यादा पसीना अपने स्टडी रूम में आप बहाएंगे उतना ज्यादा आप एग्जामिनेशन रूम में आप रिलैक्स रहने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। रीजनिंग की ओवरऑल बात करें तो एक ऑन एन एवरेज बहुत पर्टिकुलर या बहुत टफ पोर्शन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है जो आप पहली बार कर रहे हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग में इवन 24-24 या 25-25 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो वहां पर बात आ जाती है कि इफ दे कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर ये चीज, और ऐसा नहीं है कि इस टारगेट को या इस पोर्शन को या इस बहुत अच्छी सी तैयारी और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ
बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको अचीव किया है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मतलब इस चीज को करना संभव है, ये किया जा सकता है। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो हैव अ पॉजिटिव मोटिवेशन इन यू। एंड बिफोर आई एंड दिस सेशन, इससे पहले कि मैं बिफोर साइनिंग ऑफ, इस सेशन को एंड करने से पहले एक और चीज मैं आपको बोलकर यहाँ पर छोड़ना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, और ये कोई नई बात ये नहीं है, या मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी, आप करते भी होगे। जस्ट एक इस बार रिकॉल कर लेते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, पर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। रीजनिंग में एक ही चीज आपकी ज्यादातर काम आएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो आई विश very best wishes to all of you, a very best of luck to all of you। आप बहुत मेहनत से तैयारी करें, बहुत डेडिकेशन से तैयारी करें, एंड आई होप कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो भी आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल पाए। सो साइनिंग ऑफ यू फॉर दिस सेशन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय गाइज, थैंक यू।